हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि हम सभी चैप्टर्स का देखते हैं। ये आपको नाम क्लियर हो रहा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि फिर थोड़ा ट्राइपॉड की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम से ही इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। देखो यार, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या है? बायो का मतलब तो हम सभी जानते ही हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, लाइफ। और क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, जब हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जब टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, टैक्सोनॉमी के बारे में, तो हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। और अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने क्लासीफाई कैसे कैसे किया और फिर हम उस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो यार, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे थे और आपको सड़क पे एक प्लांट मिला, ठीक है, जिसका नाम आपको नहीं पता था, या आपने सोचा कि वो जो प्लांट है वो कोई नया प्लांट है, मैंने कोई नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस प्लांट को आप अपने घर पे ले आए, ठीक है। अब आपने घर पे आके थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च की गूगल वगैरह से। आपने सारे फीचर्स, मतलब आपने क्या किया, एक नोटबुक ली और उस प्लांट के जितने भी फीचर्स थे वो आपने उस नोटबुक में नोट कर लिए कि भाई प्लांट की हाइट इतनी है, प्लांट इस कलर का है। अगर उस प्लांट पे कोई फ्लावर वगैरह है तो वो भी लिख लिए, किस कलर के वो लिख लिए, और लीफ वगैरह के बारे में लिख लिया। ये आपने क्या किया, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि आपने उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें देखी और उसको नोट कर लिया। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर आपने उस चीज़ को गूगल वगैरह पे चेक किया, देखा। तो उसके बाद में फिर ना आपको पता लगा कि भाई वो जो प्लांट है, मान लीजिए कि वो नीम का है। अब वैसे सबको पता ही होता है नीम का प्लांट, पर मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि वो नीम का प्लांट है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि फिर आपको पता लगा कि ये जो प्लांट है ये नीम का प्लांट है। तो आपने उसको क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई, ये जो प्लांट है ये नीम का प्लांट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन आपने किस बेस पे किया? आपने जब गूगल खोला तो आपको साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि ये नीम का प्लांट है। उसमें यह आया होगा कि अगर ऐसे ऐसे फीचर्स दिख रहे हैं, मतलब कि आपने कहा कि भाई इतनी हाइट है, ये वो जो भी आपने फीचर्स दिखाए, तो गूगल ने आपको बताया कि ये जो आप फीचर्स दिखा रहे हो ये नीम वाली फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया उस प्लांट को। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। हम कहते हैं भाई, जब साइंटिस्ट वगैरह लोग नहीं थे, मतलब जब भाई नॉर्मल इंसान ही रहते थे, नॉर्मल इंसान ही जीते थे, साइंस का कोई नामो निशान नहीं था, उस टाइम पे क्या हुआ भाई, लोगों ने देखा कि अब भाई क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, पहले तो ये बताओ। देखो यार, क्लासिफिकेशन करना ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखो, अब केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पे भी हम क्लासीफाई किया है ना हमने उनको। कैसे कर दिया, वो जो एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये जो है ये कार्बन फैमिली है, ये सारे हेलोजन्स हैं। तो उनको पढ़ना क्या आसान हो गया, क्योंकि जैसे कि आप केमिस्ट्री में तो आप ज़्यादा पढ़ते होंगे इस बारे में, कि जैसे मान लीजिए कार्बन फैमिली है, तो जैसे कि कार्बन फैमिली वाले हैं, तो कार्बन फैमिली में जितने भी मतलब एलिमेंट्स आते हैं, तो वो सब एक कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स शो करते होंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज़ शो करते होंगे। तो हम ये कहते हैं, तो क्या हुआ भाई, कॉमन प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ, आप उन्हें स्टडी अच्छे से कर पाओगे, ईजीली कर पाओगे। तो यार हम लोग ना इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि चीज़ों को ना पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है।
अब आप गए किसी जनरल स्टोर पे गए, तो वहाँ पे क्या है, आप किसी स्टोर पे गए, वहाँ पे जितना भी सामान है सब बिखरा हुआ है। मतलब ग्रोसरी का भी सामान एक ही जगह पे है, और लाइक स्टेशनरी का सामान भी एक ही जगह पे है, और जो अपना कह सकते हैं कि लाइक मेकअप वगैरह वो सब एक जगह पे है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पे है। तो आप क्या कर पाओगे? क्या आप इजीली अपना काम कर पाओगे? इजीली आप शॉपिंग वगैरह कर पाओगे? नहीं। वहीं पे अगर आप ऐसे स्टोर में गए जहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग काउंटर है, अलग रैक्स हैं, जहाँ पे ग्रोसरी का सामान एक जगह, जहाँ पे स्टेशनरी का सामान एक जगह, तो वहाँ पे क्या है कि आप इजीली अपना काम कर सकते हो। आप इजीली अपना सामान जो भी लेने गए हो वो ले सकते हो। तो क्या हो रहा है, हमने क्या कहा भाई, हमसे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। हम देखते हैं भाई हर काम को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करनी है, तो हम क्या करें कि हम ऑर्गेनिज़म की स्टडी को इजीली कर पाएँ। तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अपने ऑर्गेनिज़म्स हैं जो उनको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब समझ आया कि क्लासीफाई करते क्यों हैं। अब देखते हैं भाई क्लासिफिकेशन शुरू कैसे हुई। देखो यार, जब साइंटिस्ट वगैरह कोई ऐसे नहीं थे, जब साइंस के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था, तब जो हम नॉर्मल पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई ये देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज़म किस काम में आ रहा है, उसको उस तरीके से डिवाइड क्लासीफाई कर दिया। जैसे मान लीजिए भाई हमको दिख गया, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे हम, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है एनिमल किंगडम, पर दोबारा भी पढ़ेंगे, तो हमने जब वो पढ़ा था स्पॉन्जेस के बारे में, तो स्पॉन्जेस को बारे में हमने क्या कहा था कि भाई जो स्पॉन्जेस होते थे ना, वो दिखने में जूने की तरह लगते थे। मतलब जो अब हम स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं ना, वो तो आर्टिफिशियल है। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, जिन्होंने नहीं पढ़ा एनिमल किंगडम आप सुन लीजिए। देखो यार, पुराने ज़माने में ना एक ऑर्गेनिज़म होते थे जो कि पोरीफेरा किंगडम में आते हैं। उनका भी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, बस आप जो समझाना चाह रही हो उसको रिलेट करो। पहले के टाइम में एक ऑर्गेनिज़म होते थे जो कि ना स्पॉन्जेस की तरह दिखते थे। जो स्पॉन्ज हम आजकल यूज़ करते हैं वो तो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, मैन मेड होते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज़म थे वो स्पॉन्जेस की तरह दिखते थे। तो पुराने ज़माने के लोग उस ऑर्गेनिज़म को जूने की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उससे नहाते थे। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया स्पॉन्जेस, क्लासीफाई कर दिया ना। उसी तरीके से हमने पहले के टाइम में लोगों ने क्या किया कि ऑर्गेनिज़म्स को ना यूज़ के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया कि भाई वो ऑर्गेनिज़म किस काम में आ रहा है, उसको उस हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो बात हो गई भाई जब कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन अब धीरे 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 कुछ कुछ साइंटिस्ट आने लगे। ठीक है, तो जो पहले साइंटिस्ट आए, देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे हुई? सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई वो हुई ऑर्गेनिज़म के यूज़ के बेसिस पे। लेकिन फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कब हुई? देखो यार, मैंने ये चीज़ बहुत टाइम लगा के समझाई है, तो इस चीज़ को अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज़ गलत मत करना। देखो यार, वो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म वाली क्लासिफिकेशन थी, वहाँ पे कोई भी साइंस का यूज़ नहीं हुआ था, कोई साइंस नहीं थी वहाँ। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जहाँ पे साइंस इन्वॉल्व हुई। देखो यार, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की थी। समझ रहे हो, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की थी एरिस्टोटल ने। मतलब कि एरिस्टोटल वो इंसान थे जिन्होंने भाई पहली बार साइंस को लगाया था। समझ रहे हो, तो इन्होंने कहा क्या था ये देख लेते हैं। या इन्होंने कहा कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं ना, मैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। कौन कौन सी कैटेगरीज़ में? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। अब नहीं पता इनका मतलब, तो देखिए, हर्ब्स वो होती हैं जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम कह देते हैं हर्ब्स।
फिर आपने देखा होगा जो झाड़ियाँ सी होती हैं उनको हम कह देते हैं श्रब्स, ठीक है। और ट्रीज़ के बारे में तो वही हम सबको पता है, बड़े बड़े से जो पेड़ होते हैं। तो एरिस्टोटल जी ने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब और ट्री। अब आप समझ पा रही होगी कि इन्होंने किस बेसिस पे उन्हें ऐसे डिवाइड किया। उनकी हाइट के बेसिस पे कह सकते हैं ना, उनके साइज़ या फिर उनके हाइट के बेसिस पे, ठीक है। ये तो बात हुई प्लांट्स की। अब भाई उन्होंने एनिमल्स को भी तो क्लासीफाई किया था। तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ए नाइमा और ई नाइमा, ठीक है। अब ए नाइमा पहले देखो यार, ए नाइमा मैं इसको बोल रही हूँ और ई नाइमा मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, अब जिन लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है उनको एक बात पता होगी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, यार चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी पता होगा ये तो, कि देखो हमारी बॉडी, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। अब उस ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लड में आरबीसी, सबके पास में ब्लड होता है, जो लिविंग है उनके पास में ब्लड तो होता है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में आरबीसी नहीं होते हैं। तो समझो एरिस्टोटल ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने कहा कि भाई जो ऑर्गेनिज़म या कह सकते हैं जिन एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी होगा उसको उन्होंने कहा ईनाइमा। जिन ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होगा उसको उन्होंने कहा ईनाइमा। और जिन ऑर्गेनिजम्स या फिर जिन एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल एब्सेंट होंगे, उनको उन्होंने कहा एनाइमा, ठीक है, समझ गए। तो अब जैसे प्लांट्स को उनकी हाइट के बेसिस पे या फिर हैबिट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, उसी तरीके से एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। मतलब कि उन्होंने ये देखा कि आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में, ए नाइमा और ई नाइमा। ए नाइमा वाले में देखो एक इजी ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक क्या यार, ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। बायो में इस चीज़ को याद कर लो, जहाँ पे भी आगे ए लग रहा है ना उसका मतलब एब्सेंट होता है। और यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीसी के बारे में। तो हम कह रहे हैं कि ए से एब्सेंट, कि जिन एनिमल्स में आरबीसी एब्सेंट होंगे उनको हम बोल देते हैं ए नाइमा, और जिनमें प्रेजेंट होंगे उनको हम ई नाइमा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो थी एरिस्टोटल की बात। अब क्या यहीं पे क्लासिफिकेशन का वो क्या कह सकते हैं सिलसिला ख़त्म हो गया? नहीं यार, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जैसे कि एक साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब एक और क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिए कि देखो यार, क्वेश्चन तो और भी बता सकती हूँ मैं, लेकिन हम ही नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जब हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे तब। और यस, मैंने क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे अभी 1-2 दिन पहले, आप शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं उनके सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाऊं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे को बता सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो देखो, कैरोलस लीनियस के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में।
किसने अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने क्या कहा। कैरोलस लीनियस ने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब इस चैप्टर में पता है हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और किंगडम क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सभी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो यार, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि पहली बार क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी। पहली बार आपको कुछ नहीं दे रखा, साइंस या साइंटिफिक बेसिस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। अगर आपसे सिर्फ पूछा गया है कि पहली बार क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी, तो आप कहोगे कि जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हुई थी वो हुई थी ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन आता है पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने करी थी, दोबारा सुनिए, अगर क्वेश्चन आता है पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने की थी, तो वो उसका आंसर होगा एरिस्टोटल। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार किंगडम के बारे में किसने बताया था, पहली बार किंगडम के बारे में किसने बताया था, या फिर पहली बार किंगडम के बेसिस पे किसने क्लासिफिकेशन की थी, तो उसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। और अगर क्वेश्चन आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, तो भी सीधा आंसर कैरोलस लीनियस। अब ये तो हमें याद करना पड़ेगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी। देखो यार, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके लिए तो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे याद करना है। देखो यार, कैरोलस लीनियस, अब जिन लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कैरोलस लीनियस को ना भाई 2 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपना नाम भी 2 वर्ड्स में रख लिया था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनका नाम कुछ और था, लेकिन इन्होंने अपना नाम भी 2 वर्ड्स में रख लिया। ठीक है, इन्होंने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी बताया था, वहाँ पे भी दो आ रहा था ना अक्षर। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो हम याद रख सकते हैं कि भाई जो कैरोलस लीनियस थे ना, उनको 2 नंबर से काफ़ी अटैचमेंट थी, और इसलिए इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 किंगडम बना दिए, प्लांटे और एनिमेलिया। कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने कहा कि भाई 2 किंगडम है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। अब इन्होंने किस बेसिस पे इनको ऐसे डिवाइड किया भाई, किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रखा या किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया में रखा। देखो यार, इन्होंने जो बेसिस लिए थे ना, उसको हमें याद करना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन्होंने देखा, इन्होंने लोकोमोशन के बेस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, फोटोसिंथेसिस के बेस पे और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस के बेस पे कैटेगराइज किया था। अब ये क्या है भाई, समझ नहीं आया। तो देखो, सबसे पहला जो इन्होंने बेसिस लिया वो था हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, चैप्टर भी है हमारे पास में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो यार, लोकोमोशन का अभी आप जस्ट यहाँ पे समझने के लिए मतलब ये समझो कि लोकोमोशन का मतलब है भाई मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई लोकोमोशन कौन करता है, खुद बताओ आप। प्लांट चल सकते हैं? क्या प्लांट डांस कर सकते हैं? नहीं। तो हमें पता है कि प्लांट मूव नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो मूव कर सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करते हैं, उनको इन्होंने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया, और जो लोकोमोशन शो नहीं करते उनको इन्होंने प्लांटे किंगडम में रख दिया। फिर नेक्स्ट आता है सेल वॉल। भाई हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि देखो, जिनके पास में सेल वॉल होती है उनको प्लांटे में रख दिया, जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती उनको एनिमेलिया में रख दिया। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको प्लांटे में रख दिया, जो नहीं कर सकते उनको एनिमेलिया में रख दिया।
रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड पे कि भाई अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कौन सेंस कर सकता है, कौन उसके प्रति रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं उनको इन्होंने रख दिया प्लांट एनिमेलिया में, और जो नहीं कर सकते उनको रख दिया प्लांटे में। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब आगे की जो चीज़ें हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, और फिर हमें जब बाकी किंगडम्स भी पढ़ेंगे तब समझ आएगी वो चीज़, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू अगेन।